हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जिसमें मैंने बेस बेस थ्योरम और समेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का जो समेशन थ्योरम है वो मैंने आपको डिस्कस किया था, और बेस थ्योरम हमने डिस्कस की थी। दोनों पे मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया था, है ना। तो उसी के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 13.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कलश में 3 लाल 7 काली गेंदें अध्यक्ष एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में वापस रखा जाता है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश से एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या कहता है? मान लो ये कलश है आपका, मतलब बॉक्स बना है, लेकिन इसको मान लो कि ये कलश है। ठीक है। कलश में फिलहाल कितनी 3 लाल, मतलब 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है। कलश से एक गेंद निकाली, उसका रंग देखा, उसको वापस रखा। वापस रखने के बाद जिस रंग की गेंद हमने निकाली थी, जो रंग हमने देखा है, उसी रंग की 2 एक्स्ट्रा गेंदें, 2 एक्स्ट्रा बॉल उस कलश में डाल दी जाती हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली बार में जब हमने गेंद निकाली तो 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि जब पहली बार में हमने गेंद निकाली वो लाल हो, या हो सकता है जब पहली बार में गेंद निकाली वो काली हो। अगर पहली बार में हमने लाल गेंद निकाली तो उसको तो वापस रखा ही है, साथ ही साथ 2 लाल गेंदों को भी कलश में डाल दिया। मान लो पहली बार में गेंद काली आती है तो उस काली गेंद को भी वापस रखा, वो 2 एक्स्ट्रा गेंद हमने कलश में और डाल दी। कौन सी रंग की? काले ही रंग की। तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। जब पहली बार में तुमने माना इवन क्या है, पहली बार में निकाली गेंद, निकाली गेंद कैसी हो? लाल हो। और E2 माना है मैंने कि पहली बार में निकाली गई गेंद कैसी हो? काली हो। तो सबसे पहले मैंने एक गेंद निकाली, वो गेंद लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। तो मैंने 2 इवेंट माने कि पहली बार में जो गेंद आती है वो लाल है, और दूसरा इवेंट माना कि पहली बार में जो गेंद आती है वो काली है। कंडीशन भी याद रखना है कि जो तुमने गेंद निकाली, उसका रंग देखा, उसको वापस रखा, और उसी रंग की 2 गेंद एक्स्ट्रा कलश में डाली। तो इन दोनों इवेंट के होने के बाद मान लो हमने पहले 2 गेंदें निकाली और उनको वापस कलश में रखा। हमने पहली बार में 2 गेंदें निकाली और गेंदें निकालने के बाद उसको वापस रखा और 2 एक्स्ट्रा गेंद कलश में डाली। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद आपके कलश की नई कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर मान लो कि पहली बार में गेंद कैसी है? काली है। मतलब पहली बार में गेंद कैसी है? काली, सॉरी लाल है। तो फिर कलश की कंडीशन क्या हो जाएगी कि अब उसमें 5 लाल हो जाएगी और 7 ब्लैक रहेगी। क्यों? क्योंकि जब पहली बार में लाल गेंद आती है तो हमने कलश में 2 लाल गेंद और डालेंगे तो लाल टोटल कितनी हो जाएंगी? 5। मान लो अगर कलश में पहली बार में काली गेंद आती है तो कलश की नई कंडीशन क्या होगी कि लाल गेंद तो 3 ही रहेंगी और काली गेंद कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमने दोबारा से फिर गेंद निकाली। जब दोबारा तुमने जो गेंद निकाली तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो एक इवेंट हमने और माना ई, जिसको बोला मैंने दूसरी गेंद का लाल होना, दूसरी गेंद का लाल होना। ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इवेंट इवन कराएंगे। इवेंट इवन का मतलब है कि पहली गेंद का लाल आना। तो पहली बार में तो गेंद हम इसी से निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास ये कलश है जिसमें 3 लाल और 7 काली गेंद है। तो पहली बार में जब हमने गेंद निकाला उसका लाल होना, तो उसके लाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 3, और टोटल गेंद कितनी है? 10। दूसरी गेंद की, पहली गेंद की सॉरी, काले होने की प्रायिकता 7, क्योंकि काली गेंद 7 है, टोटल 10। ठीक है। ये P E1 हो गया और ये P E2 हो गया।
ठीक है। इसके बाद जब पी इवन हो गया, तो जो हो गया वो उस वाली इवेंट को नीचे लिखेंगे और जो होना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इवन हो गया है, अब दूसरी गेंद लाल हो। जब इवन हो गया है तो अब कलर्स की कंडीशन पोजीशन बदलेगी। पोजीशन मतलब उसमें गेंदों की पोजीशन बदलेगी। पोजीशन मतलब काउंटिंग बदलेगी। काउंटिंग बदलने का मतलब क्या है, जब पहली बार में तुमने जो गेंद निकाली वो लाल है, तो उसको तो वापस मैंने रखा ही है, साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा लाल गेंद भी हमने कलश में और रख दी है। तो अब हमने क्या किया, कलश में देखा कि अब 5 लाल और 7 काली गेंद है। तो पहली गेंद अगर लाल है तो दूसरी गेंद लाल हो, इस बात के लिए अब लाल गेंद कितनी होगी, 5। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12, टोटल 12 हो गई। अगर मान लो पहली गेंद काली हो, तो पहली गेंद अगर काली है तो कलश में दो काली की गेंद हम डालेंगे, तो काली गेंद 9 हो जाएंगी और लाल 3 की 3 रहेंगी। तो पहली काली हो और दोबारा में जो गेंद निकाली वो लाल हो, तो अब लाल गेंद कितनी रहेगी, 3। 3/12। तो पी इवन आया, पी ई टू आया, पी ई गिवन इवन आया, पी ई गिवन ई टू आया। ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। अब उन्होंने क्या बोला है कि दूसरी गेंद लाल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पीई हमको ज्ञात करना है। कोई कंडीशन नहीं, बस हमें पीई साधारण तौर पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए समेशन थ्योरम लगेगी कि ई1 इंटू पी ई गिवन ई1 प्लस का पी ई टू इंटू पी ई गिवन ई टू। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रखो, ई1 रखो और पी ई गिवन ई1 रखो। तो 5 3 जब 15 हो जाएगा अपॉन 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 36/120 हो जाएगा। 12 का डिवाइड करोगे तो 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 3/10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, एक थैले में 4 सफेद 3 लाल गेंद हैं और एक अन्य थैले में 3 सफेद और 7 लाल गेंद हैं। तो दो थैले हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपका दो थैले हैं। मान लो ये थैला पहला है और ये आपका दूसरा थैला है। ठीक है, ये क्या है, पहला थैला, पहला थैला, ये है आपका दूसरा थैला। पहले थैले में क्या है, 4 सफेद 3 लाल, मतलब 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। दूसरे थैले में क्या है, 3 सफेद 3 व्हाइट और 7 रेड बॉल है। 7 रेड बॉल है। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला, दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है, फिर और उसमें से गेंद निकाली जाती है। तो दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाता है। तो मैंने मान लिया कि E1 जो है वो पहला थैला है, क्योंकि हमें थैला भी चुनना है। यहाँ पे पहला थैला है और E2 हमने माना कि आपका दूसरा थैला है। ठीक है, दो थैले हैं तो E1 पहला थैला है, E2 दूसरा थैला है। दोनों में से एक थैला चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो सफेद रंग की है। तो देखो, जब थैला चुन लिया तो फिर उसमें से हमने गेंद निकाली। तो हमने एक इवेंट माना ई, उसका मतलब है चुने गए चुने गए थैले से निकाली गेंद, निकाली गई गेंद कैसी हो, सफेद हो। देखो, पहले मैंने क्या किया, दो थैले हैं, पहले में 4 सफेद 3 लाल, दूसरे में 3 सफेद 7 लाल गेंद हैं। उन्होंने कहा कि पहले थैले मतलब पहले तो उन्होंने थैले को चुना, तो मैंने E1 माना कि पहला थैला है, E2 माना वो दूसरा थैला है। फिर हमने एक इवेंट और माना, जिसमें क्या बोला मैंने कि चुने गए थैले से निकाली गई गेंद का सफेद होना। एक इवेंट ई है जो चुने गए थैले से सफेद रंग की गेंद को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब चुना, पहले थैला चुना हमने और थैले में से हमने गेंद निकाली, अब वो गेंद अगर सफेद आ जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को मैंने इवेंट ई माना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, उसमें से गेंद निकाली जाती है
जो सफेद रंग की है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने जो गेंद निकाली है, जो गेंद हमने निकाली है वो कैसे रंग की है, सफेद रंग की है, मतलब इवेंट ई हो चुका है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि वो पहले थैले से निकाली गई हो, मतलब थैला पहला हो, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थैले को चुनने की प्रायिकता निकालेंगे। दो थैले में से अगर पहला थैला चुनोगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इन दोनों थैलों में से अगर दूसरा थैला चुनोगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। पहले थैले की चुनने की प्रायिकता 1/2, दूसरे थैले की चुनने की प्रायिकता भी 1/2। अब यहाँ पे देखो, अगर थैला पहला है और सफेद गेंद आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए हम पहले थैले से ही सफेद गेंद निकालेंगे। तो उसकी प्रायिकता होगी 4/, क्योंकि 4 सफेद है ना, और टोटल कितना है 7। अब देखो यहाँ पे निकालें पी ई गिवन E2, थैला दूसरा है और सफेद गेंद हो, इस बात की प्रायिकता होगी 3/7, 3 कितना हो जाएगा 10। हमने इन चारों प्रोबेबिलिटी को निकाला, 1 2 3 4, इन चारों प्रोबेबिलिटी को हमने ज्ञात किया। इन चारों प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने के बाद अब उन्होंने कहा कि हमको निकालना क्या है, ये वाला पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब ये वाला पार्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगा, ई इवन गिवन ई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था, जैसे इवन है तो ऊपर क्या आएगा आपका पी इवन इंटू पी ई गिवन इवन, और नीचे पूरा समेशन थ्योरम टाइप का आएगा, पी इवन इंटू पी ई गिवन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ई गिवन ई टू। अब इसकी वैल्यू रखोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो सारी की सारी वैल्यू आपके पास है, पी ई1 आपके पास है, पी ई गिवन ई1 आपके पास है, पी ई2 आपके पास है, पी ई गिवन ई2 भी आपके पास है। बस सारी वैल्यू को यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कंटिन्यू करते हैं हम। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, एक महाविद्यालय के छात्रों में से 70% छात्र छात्रावास में रहते हैं, 30% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम घोषित करते हुए, मतलब पिछले साल का रिजल्ट आया, उसमें बताया गया कि 45% छात्रा सॉरी सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 45% और छात्रावास में न रहने वालों में से 15% को ग्रेड ए मिलता है। तो देखो, एक कोई डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसमें दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। दो प्रकार के स्टूडेंट कैसे हैं, एक तो स्टूडेंट है E1 जिसको माना, जो छात्रावास वाले स्टूडेंट है, छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट। ठीक है, E2 हमने माना है कि छात्रावास में ना रहने वाले स्टूडेंट, जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि पिछले साल का जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने देखा कि जो हॉस्टल में रहते थे उनमें से 45% लोगों को ग्रेड ए मिला, और जो हॉस्टल में नहीं रहते थे उनमें से 15% लोगों को ग्रेड ए मिला। तो हमने इवेंट ई माना, जिसमें मैंने बोला ग्रेड ए मिलना। ठीक है, ग्रेड ए मिला, उनको मान लिया मैंने ई। ठीक है, तो पहले तो देखो छात्रावास में कितने लोग रहते थे, तो छात्रावास में जो रहने वाले लोग हैं वो 70% है, इसको प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे 70/100। ठीक है, फिर उन्होंने बोला जो छात्रावास में नहीं रहते वो ऐसे कितने लोग हैं, 30%, तो इसको बोलोगे 30/100, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में बदल दिया। आगे देखो, उन्होंने वाला बोला कि जो छात्रावास में रहते हैं उनमें 45% को ग्रेड ए मिला। इट मीन्स
ग्रेड ए मिला कब? जब हॉस्टल में रहते हैं। पी ई गिवन ई टू, ग्रेड ए मिला जब छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो छात्रावास में रहने वालों में से ग्रेड ए जो मिलेगा वो मिलेगा कितने परसेंट को? 45% को, जो हो जाएगा 45/100। आगे क्या बोला उन्होंने कि जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उनको ग्रेड ए मिला, ऐसे 15% लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 15% लोग हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को अध्यक्ष चुना जाता है। मतलब लास्ट में क्या किया कि पूरे विद्यालय से, पूरे डिग्री कॉलेज से एक स्टूडेंट को चुन लिया, रैंडमली उठा लिया, और मैंने देखा कि उसको ग्रेड ए मिला। मतलब हमने क्या क्वेश्चन में देखा उसको ग्रेड ए मिला, तो रैंडमली जो स्टूडेंट हमने उठाया है उसे ग्रेड ए मिला है, मतलब इवेंट ई हो चुका है। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि वह छात्रावास में रहने वाला था। मतलब वो कौन सा स्टूडेंट है? E1 है, मतलब छात्रावास में रहने वाला है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये चारों प्रोबेबिलिटी आपके पास है और ये वाला प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका बेस थ्योरम लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। बस अब यहाँ पे वैल्यू रखना है, इन सब की वैल्यू रखो। तो इन दोनों की जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? 70 × 45 बटे, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 100 × 100। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू रखोगे 70 × 45 बटे 100 × 100। यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 30 × 10 बटे 100 × 100। देखो पूरे में, देखो ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा एलसीएम के बाद। जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना आपका? 70 × 45, और यहाँ बचेगा 70 × 45, और यहाँ बचेगा आपका कितना? यहाँ बीच में प्लस लगा है, 30 × 15। ऊपर नीचे 15 का डिवाइड करोगे तो ऊपर बचे 15 का और 10 का, मतलब सीधा 150 का डिवाइड कर दो। हमने पूरा 150 का किया तो जीरो कैंसिल हो गया, 15 से 45, तो 7 × 3 बचा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 15 से किया 3 बचा, और जीरो से किया 7 बचा। तो यहाँ पे कितना? 7 × 3 बचा, और यहाँ पे 15 और जीरो से जीरो कट जाएगा तो 3 और 1 बचेगा, 3 × 1। फाइनली यहाँ पे 21 बचेगा, यहाँ पे 21 बचेगा, और क्या बचेगा आपका? 7 का मल्टीपल 3 से 21, और 3 का 1 से 24 बचेगा। और सॉल्व करोगे तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का होगा या फिर प्रोबेबिलिटी समेशन का होगा। बेस कब लगना है? जब एक इवेंट हो जाने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी हो। और समेशन कब लगना है? जब ओनली ई को ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्या बोला है उन्होंने कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है, अनुमान लगाता है। मान लो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है, तो हमारे पास दो ही प्रोसेस है, या तो हम उत्तर जानते होंगे तब हम उत्तर देंगे, जब नहीं जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं? तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये वाला सही हो सकता है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है वो भी वही प्रोसेस अप्लाई करता है, जब किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देता है तो या तो वो उत्तर जानता है तब उत्तर देता है, या फिर वो अनुमान लगाकर उत्तर देता है। आगे क्या बोला है कि माना उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/5 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 2/5 है। तो पहले तो हमने यहाँ पे दो इवेंट माने, E1 और E2। E1 हमने क्या माना है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है।
प्रश्न का अनुमान लगाता है, दो प्रकार से उत्तर देता है। तो पहली वाली कंडीशन मैंने इवेंट माना E1, जब कोई स्टूडेंट उत्तर जानता है। E2 मैंने माना कि उसने अनुमान लगाया। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो उन्होंने क्या कहा कि माना छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 2/5 है। तो देखो तीन प्रोबेबिलिटी दी गई है। पहली प्रोबेबिलिटी तो दी गई है कि वो उत्तर जानता है, दूसरी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि वो अनुमान लगाता है। तो जब वो उत्तर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/5। और अगर वो अनुमान लगाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। अनुमान लगाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है। एक इवेंट माना हमने ए, या ई माना मैंने। ई क्या माना? सही उत्तर देना। ई मैंने माना है सही उत्तर देना। तो हमने एक E1 माना जो प्रश्न का उत्तर जानता है, E2 माना जो अनुमान लगाता है, ई माना वो सही उत्तर देता है। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे E1 क्या है? उत्तर जानने की प्रायिकता। E2 क्या है? उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता। ठीक है। अब मान लो कोई बंदा उत्तर जानता है और फिर वो सही उत्तर देता है, तो ये तो 100% सही होगा, क्योंकि अगर वो जानता है फिर उत्तर देता है तो उसके उत्तर के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% होगी, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 है। ये क्वेश्चन में दी नहीं गई, इसको आपको कॉमन सेंस से खुद ही देखना होगा। कैसे? भाई ये मानो, ये खुद से ही देखो ना, कि मान लो तुम किसी प्रश्न का उत्तर जानते हो और आपसे वो प्रश्न पूछा जाए, तो आप तो उसका 100% सही उत्तर ही देंगे, क्योंकि आप जानते हैं मतलब आपको उसका सही उत्तर पता है, और सही पता है तो आप सही उत्तर ही देंगे। दूसरा क्या है कि बंदा क्या करता है? अनुमान लगाता है और फिर सही उत्तर देता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी उसमें दी गई है 2/5। 2/5। ये चारों प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। बट ये वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो डायरेक्ट नहीं दी गई थी, वो छुपी हुई थी। छुपी हुई थी तो हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाल ले लिया। ठीक है। अच्छा, आगे बोलो उन्होंने क्या बोला है। आगे उन्होंने कहा इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर दे, तो तो जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो कोई स्टूडेंट है, उसने सही उत्तर दिया, मतलब ई इवेंट हो चुका है, और उसने सही उत्तर कब दिया? जब वो उत्तर जानता था। जब वो उत्तर जानता था। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। हाँ, उसमें कुछ ऐसा बोला गया, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है। तो जबकि उसे यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, तो इस सही उत्तर दिया मतलब ये वाला इवेंट हो चुका, जो हो चुका वो नीचे आएगा और जिसको होना है वो ऊपर जाएगा। तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब ई हो चुका हो। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2। चलिए सारी की सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा जो कैलकुलेशन मैंने आगे का छोड़ा है, इसको तुम लोग खुद करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ बचा भी नहीं है। बस यहाँ पे तुमको वैल्यू पुट करना बाकी है। तो इतना तो मुझे पता है कि आप लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है। आगे देखो। जब भी वीडियो देखा करो तो अपनी बुक को भी सामने खोल के रखा करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी थ्योरी उसमें ज्यादा होती है, तो हम पढ़ते हैं, आप भी साथ साथ बुक में देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 98% असरदार है।
जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किंतु 0.4 प्रतिशत बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच में करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लो कोई लैब है जहाँ पे ब्लड का सैंपल जाता है, उसमें कोई रिपोर्ट आती है, ब्लड सैंपल हो, कोई भी सैंपल हो सकता है, ठीक है, वो किसी मान लो विशेष रोग की जांच हो रही है, तो 98% तो ऐसा है कि रक्त जांच सही आती है, ठीक है, असरदार है। जब वास्तव में रोगी रोग से ग्रस्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोग है और रोग आ जाए, ऐसा 98% होता है। लेकिन 0.4 परसेंट टाइम्स ऐसा होता है कि व्यक्ति को वो रोग नहीं भी है तब भी जांच में रोग आ जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभार कि गलत रिपोर्ट आ जाती है, वो रोगी व्यक्ति है, स्वस्थ है, तब भी जांच में वो रोग निकल आता है। तभी नहीं कहते हैं कि एक बार और जांच करा के देखो, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, किसी जन समुदाय में 0.2% लोग सॉरी लोग नहीं लोग 0.2% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। मतलब पूरा एक समाज है, उसमें 0.2% लोग ऐसे हैं जो उस रोग से ग्रसित हैं, ठीक है। चलिए पहले तो इन सब इतना करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हमने दो टाइप के लोग लिए, ईवन लिया रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, और ई टू लिया मैंने स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। दो प्रकार के लोग, मतलब हमने लोगों को लिया। ईवन क्या है, रोगी व्यक्ति। तो रोगी होने की समाज में जो मतलब जो पूरा ग्रुप है उसमें रोग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2% है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.2/100, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2/1000, ठीक है। अच्छा, Pe2 की अगर हम बात करें तो Pe2 में उन्होंने क्या बोला है, अच्छा अब ये मानो कि 2/1000 अगर रोगी व्यक्ति है तो बाकी बचे हुए व्यक्ति कैसे होंगे, उस रोग से स्वस्थ होंगे, उस पर्टिकुलर रोग तो उसमें नहीं होगा। मान लो 100 लोग हैं और 100 में एक लोगों को मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो बाकी 99 को वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी तो मैंने बोला 100 में एक को प्रॉब्लम है, मतलब 99 को वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ईवन जो है वो रोगी व्यक्ति है और E2 क्या है, स्वस्थ है। स्वस्थ होने का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस बात से है कि वो रोग नहीं है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो रोग नहीं है जिस पर्टिकुलर रोग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रोग तो नहीं है उस बंदे के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Pe2 क्या है, जब वो रोग नहीं है तो वन में से हम उस वाली प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे जो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि Pe1 और Pe2 ये क्या है कि ये इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मतलब ये रोगी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्वस्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्वस्थ का मतलब है वो रोगी नहीं है, स्वस्थ का मतलब है वो रोगी नहीं है, तो ये रोगी है और ये रोगी नहीं है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो एक होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम। ऐसे भी आपको पता होगा किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो एक होता है। तो वो रोगी है और ये रोगी नहीं है। तो रोगी और रोगी ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का एक फल एक होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वन में से रोगी होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम घटाएंगे तो इसका बनेगा कितना, 998/1000, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है, आगे देखो क्या है, आगे उन्होंने क्या बोला, हाँ, आगे उन्होंने बोला है कि 98% जांच कैसी है, असरदार है। तो मैंने एक इवेंट ई माना जो जांच को कैसा बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। जांच कैसी है, पॉजिटिव है। जांच पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि जांच में रोग का आना। जांच के पॉजिटिव होने का मतलब होता है जांच में रोग का आना।
जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आप लोगों के मन में बहुत अच्छे से बैठा होगा कि कुछ दिन पहले जब कोविड आया था तो लोग नहीं कहते थे वो कोविड पॉजिटिव है, वो कोविड नेगेटिव है। तो कोविड पॉजिटिव का मतलब है उस बंदे को कोविड है, वो कोविड नेगेटिव का मतलब था उस बंदे को कोविड नहीं है। तो जांच पॉजिटिव होने का मतलब है जांच में रोग है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति कैसा है, रोगी है, और जांच भी पॉजिटिव आ जाती है, ऐसा 98% होता है। तो 98/100। ठीक है, कोई व्यक्ति कैसा है, रोगी नहीं है मतलब स्वस्थ है, तब भी उसकी जांच में रोग आ जाता है, उसकी जांच में रोग आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.4% ऐसा भी होता है कि जांच गलत आ जाती है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को भी रोग निकल आता है। जांच गलत आने का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति को भी रोग का होना। तो ऐसा 0.4% होता है, तो 0.4/100 मतलब 4/1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने चारों प्रोबेबिलिटी निकाली, पीई निकाला, पीई2 निकाला, और पीई गिवन ई1 निकाला, पीई गिवन ई2 निकाला। अब आगे देखो क्या बोला, क्या प्रायिकता है कि कोई चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी जांच में बतलाया जाता है कि उसे यह रोग है, उसकी जांच में बतलाया जाता है उसी यह रोग है, जांच में रोग है मतलब जांच पॉजिटिव है, जांच कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होगा मतलब वो रोगी है, ई1 जी हमको निकालना है। मतलब क्या हुआ कि ई में एक क्वेश्चन, थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी लैंग्वेज सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने ई1 इवेंट माना रोगी व्यक्ति का, ई2 माना मैंने स्वस्थ व्यक्ति का। रोगी व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, स्वस्थ व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ भी हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा, क्योंकि ई1 रोगी है तो ई2 रोगी नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दी गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से रोगी होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग घटाएंगे। ई हमने इवेंट माना जांच का पॉजिटिव होना, रोग है फिर जांच पॉजिटिव आएगी, ऐसा 98% हो रहा है, तो 98/100 में इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 0.4% ऐसा भी हो रहा है कि जांच गलत आती है। तो पी ई गिवन ई2 0.4/100 मतलब 4/1000। ये चारों की चार प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्ञात करनी है कि जांच तो पॉजिटिव है, तो उसको वह रोगी है इस बात की प्रायिकता निकालो। मतलब हमने जो व्यक्ति चुना उसकी जांच पॉजिटिव है। अब जांच पॉजिटिव तो दोनों टाइप के लोगों की हो रही ना यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, स्वस्थ व्यक्तियों की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही और रोगी व्यक्तियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही। तो जांच पॉजिटिव है, अब वो जांच पॉजिटिव किन व्यक्तियों की हो, रोगी व्यक्ति की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई1 पी ई ई1 अपॉन पी ई1 पी ई ई1 प्लस पी ई2 पी ई ई2, ये अपन को फाइंड आउट करना है। बस चारों की चार वैल्यू आपके पास है, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, हम किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करा रहे, तो कैलकुलेशन आप लोग खुद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है, मतलब एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों ओर हेड है। ठीक है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 60% बार चित्त प्राप्त पट आता है। तो देखो यहाँ पे 3 प्रकार के सिक्के हैं। पहला सिक्का इवन है जो दोनों ओर चित्त वाला है, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, चित्त वाला सिक्का है। ठीक है, E2 माना हमने, वो कैसा है, अभिनत मतलब एक असामान्य टाइप का सिक्का है जिसमें 60% पट आता है, पट आता है। असामान्य टाइप का सिक्का है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का एक सिक्का है जिसमें 60% टैल आता है।
एक E3 जो सिक्का है, तीन सिक्के हैं यहाँ पे, तीन सिक्के हैं। E3 किस टाइप का सिक्का है? अनभिनत, मतलब सामान्य टाइप का सिक्का है। जो नॉर्मल सिक्का होता है ना, वो है नॉर्मल कॉइन। जो नॉर्मल कॉइन हम लोग यूज करते हैं वो है सामान्य टाइप का सिक्का। सामान्य टाइप का सिक्का। E3 जो है वो सामान्य टाइप का सिक्का है। ठीक है, तीनों में से एक सिक्का चुना जाता है। अब पहले तुम सिक्के को चुनने की प्रायिकता निकालें। तीन सिक्के हैं, अगर पहला चुनोगे इसकी प्रायिकता 1/3, दूसरा भी चुनोगे तो इसकी प्रायिकता भी 1/3, और तीसरा भी चुनोगे तो इस बात की प्रायिकता भी 1/3 होगी। क्योंकि तीन में से मैंने एक सिक्का चुना तो प्रायिकता 1/3, 1/3, 1/3, कैसे? टोटल तीन तो नीचे आएगा, और जो चुना उसके चुनने के तरीका एक है तो एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसे उछाला गया तो उसमें पट प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो एक काम करो, उसमें पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों ओर पट वाला, यहाँ पे थोड़ा मैं गलत कर दिया, दोनों ओर पट वाला सिक्का है। दोनों ओर पट वाला सिक्का। तो अब देखो यहाँ पे हमने ई इवेंट माना है पट प्राप्त होना, क्योंकि पट प्राप्त होना। देखो तीन सिक्के हैं, तीनों सिक्कों की मैंने कैटेगरी के बारे में लिख दिया है। ठीक है, और एक इवेंट, और उसमें क्या है कि हमें तीनों सिक्कों की चुनने की प्रायिकता भी निकाल रखी है। कोई बंदा इन तीनों में से एक सिक्का उठाता है, तो तीनों में से किसी एक सिक्के के उठाने की या चुनने की ये प्रायिकता है। अब उसके बाद उसमें पट प्राप्त होता है। तो पहले सिक्का चुना, इसका मतलब है कि सिक्का तुमने चुन लिया है पहला, और उसमें पट प्राप्त हो। सिक्का तुमने चुना है दूसरा, उसमें पट प्राप्त हो। और सिक्का तुमने चुना है तीसरा, उस पे पट प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे अगर तुमने पहला सिक्का चुना है और उस पे अगर टैल आता है तो 100% उसमें टैल ही आएगा, क्योंकि पहले सिक्के के दोनों टैल है, तो कैसा भी गिरेगा उस पे टैल ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक हो जाएगी। जब किसी भी काम के होने के चांस पूरे 100% हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक होगी। क्यों? क्योंकि इस सिक्के के दोनों टैल है। जब दोनों टैल है तो चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा, उसमें टैल ही आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी तो एक हो गई। दूसरा सिक्का जो है वो उसमें 60% टैल आता है, तो दूसरे सिक्के पर टैल आने की प्रायिकता हो जाएगी 60/100। तीसरा सिक्का सामान्य टाइप का है, तो सामान्य टाइप के सिक्के में 50-50 चांस होते हैं। क्योंकि सामान्य टाइप के सिक्के में आपको पता होगा कि जो सामान्य टाइप का सिक्का है तीसरा वाला, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्योंकि सामान्य सिक्के में तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, हेड और टेल। तो इसमें टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। तो यहाँ पे 6 प्रोबेबिलिटी दी गई, 1, 2, 3। PE1, PE2, PE3, PE given E1, PE given E2, PE given E3। यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक सिक्का चुना, उसको उछाला तो सिक्के पर पट प्रकट होता है। देखो मैंने सिक्का चुना, उछाला, उस पर टैल आता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह दोनों ओर पट वाला सिक्का है। दोनों ओर कैसा है? पट वाला सिक्का है। मतलब सिक्का कौन सा है? पहला वाला है। जी हमको निकालना है। तो देखो जैसे यहाँ पे ऊपर E1 है, तो फॉर्मूले में क्या बनेगा? PE1 into PE given E1। नीचे पूरा सम आएगा। पहले आएगा PE1 into PE given E1 प्लस PE2 into PE given E2। अच्छा, अभी तक दो ही प्रोबेबिलिटी होती थी, दो ही इवेंट होते थे, तो दो तक चलता था। अब यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, PE3 into PE given E3। इन सब की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो मैंने आपके लिए ही छोड़ा है, क्योंकि मैंने सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपके सामने लिख दी है। बस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो मैंने कराया है, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7
एट और नाइन, ये आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करो, हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सारे क्वेश्चन जो थ्योरिकल थे, जिसमें कुछ नया सोचना था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नया सोचना था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, उसको जो सोचना था। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए